हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों आज हम जो यहाँ पे चैप्टर करने वाले हैं दैट इज़ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बच्चों बहुत इजी एक्ट है। और अगर मैं इस एक्ट की अगर बात करता हूँ तो ये आपने अकाउंट में भी आपने पढ़ा होगा। बहुत इजी है बच्चों, यहाँ पे बस आपको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर थ्योरी पर्पज से अगर बात करता हूँ तो मैंने इस चैप्टर को टोटल 3 यूनिट्स में डिवाइड किया है। जिसमें फर्स्ट यूनिट बच्चों यहाँ पे बेसिक लिया है दैट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। जिसमें आपने क्या पढ़ा हुआ बच्चों यहाँ पे कि पार्टनरशिप क्या होती है, टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है, पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ये सब बच्चों आपका यूनिट नंबर 1 में आपका कवर किया जाएगा। यूनिट नंबर 2 में बच्चों आप यहाँ पे क्या आएगा, दैट द रिलेशन, कि जो एक फर्म के पार्टनर बन चुके हैं उनका रिलेशन वहाँ पे क्या रहेगा, उनके राइट्स क्या रहेंगे, उनकी ड्यूटीज क्या रहेगी, उनकी अथॉरिटीज क्या रहेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म क्या होता है। तो ये सारी चीज़ बच्चों उसमें हम कवर वहाँ पे करेंगे। और बच्चों इसमें जो तीसरी यूनिट आएगी दैट इज द रजिस्ट्रेशन एंड द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि अगर एक फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है और उस फर्म को अगर डिसोल्व करना पड़ा तो उसमें उसका क्या तरीका रहेगा, वो सब आपको बच्चों यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको दिया गया है। ठीक है, तो जिसमें बच्चों हम फर्स्ट यूनिट हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, दैट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। यूनिट नंबर 1 दैट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप हम स्टार्ट करें बच्चों यहाँ पर, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अब जो नाम से चल रहा है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो इसमें बच्चों हम किस चीज़ की रिगार्डिंग बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप किसको बोलते हैं। तो बच्चों ये डेफिनेशन आपने स्टार्टिंग में भी की होगी, बहुत इजी डेफिनेशन है। इसमें बच्चों एक प्रॉपर वे से दिया जाता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप इज रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर persons, two or more persons to carry business, to share profit, either carried by all, sorry, carried by all, or any one of them, any one of them acting for। तो ये बच्चों एक डेफिनेशन यहाँ प्रॉपर वे से आती है कि पार्टनरशिप होती क्या है, कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बच्चों यहाँ पे, दैट द एक रिलेशन यहाँ पे बात की गई है। नंबर 2, कम से कम 2 और मोर पर्सन, आगे क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, टू कैरी द बिजनेस, कि बिजनेस यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए टू शेयर द प्रॉफिट। आगे वो जो वर्ड लिया गया बच्चों यहाँ पे कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब जो इस लैंग्वेज का मतलब क्या, ध्यान से सबसे पहले वर्ड लिया मैंने यहाँ पे रिलेशन। रिलेशन का मतलब है जो यहाँ पर कि उनके बीच में प्रॉपर वे से एक एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्टेटस से बन गए, या ऐसा नहीं है कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक फर्म के आप पार्टनर बन जाओगे। ऑपरेशन लॉ कैसे बच्चों, मान लो मैं एक फर्म में पार्टनर हूँ, अगर मान लो मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑटोमेटिकली पार्टनर कभी नहीं माना जाएगा। रीजन, क्योंकि उस केस में फिर ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो उन्होंने साफ यहाँ पे क्या कहा कि बाय एग्रीमेंट ही एक पर्सन पार्टनर बन सकता है। एंड बाय स्टेटस में क्या है बच्चों यहाँ पे, जैसे आप देखते होगे एक फर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें एक पर्सन पार्टनर कैसे बनता है, जैसे उसका उस हिंदू फैमिली में बर्थ होता है वो उस फर्म का पार्टनर बन जाता है। तो दैट्स मीन, तो वो बाय स्टेटस बनता है कि उसका हिंदू फैमिली में बर्थ हुआ है। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो दोनों केस होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला केस जो मैंने को बताया जिसको हम क्या बोलेंगे, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड सेकंड वन दैट इज द एचयूएफ, ये दोनों केस आपके इंडियन पार्टिसिपेट में कवर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ साफ यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया दैट द रिलेशन, कि वहाँ पे रिलेशन होना चाहिए। ठीक है जी यहाँ पे। तो फर्स्ट वन मैंने आपको बता दिया कि एग्रीमेंट होना रिक्वायर्ड है, चाहे ओरल में करो रिटर्न में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, बट रिलेशन होना चाहिए। सेकंड जो बच्चों यहाँ पे लिया गया है दैट इज द टू और मोर पर्सन। तो जो टू का मतलब कम से कम कितने पार्टनर होंगे, यहाँ पे कम से कम दो होंगे, एक नहीं कम से कम दो होने चाहिए। और मोर, मैक्सिमम कितने होंगे बच्चों यहाँ पे, तो मैक्सिमम बच्चों आपने पढ़ा होगा कि एज पर कंपनीज एक्ट इसको फॉलो किया जाता है, जिसमें एक हिसाब से लिखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। तो जो कंपनी एक्ट में एक प्रॉपर वहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी फर्म में 50 से अगर ज़्यादा मेंबर हो जाएं तो उस फर्म को अपने आप को कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपनी में। अगर उन्हें कन्वर्ट नहीं किया तो उसके बाद वो फर्म ऑटोमेटिकली इलीगल एसोसिएशन वहाँ पे मानी जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, किसी फर्म में 50 से ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर मोर का मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पे, दैट इज अ 50।
ठीक है। तो ये जो 50 है ये मैं बार-बार कह रहा हूँ ये मैंने एज़ पर कंपनीज़ एक्ट लिया है ना कि एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है जी यहाँ पे। फिर बच्चों इसके बाद नेक्स्ट वन जो वर्ड लिया गया टू कैरी द बिज़नेस। जो बिज़नेस का मतलब क्या होता है कि जिसका मेन पर्पज़ प्रॉफिट अर्न करना है। तो यहाँ पे याद रखना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैं उन फर्म को नहीं लूँगा जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल चैरिटेबल फर्म। तो चैरिटेबल फर्म कभी भी आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कवर नहीं की जाएँगी, ये चीज़ याद रखना बच्चों, ठीक है? एंड प्रॉफिट बच्चों तो सिंपल है। अब इसके बाद जो बच्चों वर्ड यहाँ पे लिया गया ना कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये पता है किस पॉइंट की बात कर रहा है? दिस इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल एजेंसी। दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे या तो सारे मिलके कॉन्टेक्ट करेंगे पार्टी से या फिर उनके बिहाफ पे एक पर्सन कॉन्टेक्ट कर सकता है जिसकी वजह से सारे पार्टनर वहां पर लायबल होंगे। इसका मतलब एक पार्टनर भी अगर सबके बिहाफ पे काम करेगा एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल तो वहां पर वो पूरी फर्म को लायबल बता सकता है। तो इसमें बच्चों सिंपल थिंग आप यहाँ पे कह सकते हो ए पार्टनर ए पार्टनर कैन बी एजेंट और प्रिंसिपल ऑफ अदर पार्टनर। तो जी यहाँ पर तो इसका हमने बेसिक मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप में क्या-क्या चीज़ें आपकी आती है, रिलेशंस एंड म्यूचुअल एजेंसी। तो बच्चों एग्जाम में ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। तो आपको उसके अंदर एक तो ये पॉइंट आपको डिफाइन करना है और साथ-साथ जो आपके नोट्स में लिखा गया है वो आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो वो अभी हम देखेंगे उसमें क्या-क्या चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है जी यहाँ पे? तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 1 में आता है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया कि डिफाइन द पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। और बच्चों हमें ध्यान से पढ़ना है इसमें क्या लिखा गया है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट अभी बात की थी ऑफ ए बिजनेस एंड देन जो वर्ड आता है जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल एजेंसी जो वर्ड यहाँ पर लिया गया है। ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हमने बात करी यहाँ पे एंड फिर इसके बच्चे एसेंशियल एलिमेंट्स जो दिए गए हैं सबसे पहले मैंने को क्या बताया एग्रीमेंट होना रिक्वायर्ड है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ मैंने कहा चाहे वो ओरल में हो रिटर्न में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ नोट बाय स्टेटस एंड नोट बाय ऑपरेशन लॉ आप नहीं बन सकते। स्टेटस मैंने एग्जांपल लिया बच्चों एचयूएफ का और ऑपरेशन लॉ में मैंने एग्जांपल लिया आपका दैट इज द कि अगर पार्टनर की डेथ होती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो कभी पार्टनर ऐसे नहीं माना जाएगा। नंबर टू कम से कम 2% तो होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। ज़्यादा होने चाहिए क्या मैंने आपको बताया था कितने हो सकते हैं 50 shall not exceed the 50 दैट्स योर पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में क्या बच्चों यहाँ पे बिजनेस होना चाहिए। नो बिजनेस नो पार्टनरशिप। ठीक है तो दैट्स मीन तो यहाँ पर बिजनेस नहीं है तो कोई पार्टनरशिप नहीं होगी इसका मतलब बिजनेस हर चीज़ आ गई ट्रेड कर लो ऑक्यूपेशन आ गया प्रोफेशन आ गया सब कुछ आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे एंड बिजनेस मस्ट बी अर्न विद ए व्यू टू अर्न द प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए तो साफ उसने बता दिया। ठीक है ये बता दिया जो मैंने शेयरिंग को प्रॉफिट हो गया आपका। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जो यहाँ पे दैट इज द म्यूचुअल एजेंसी। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों जो आपको इसके अंदर फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप मस्ट बी या तो कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे एक तरह से एजेंसी रिलेशनशिप दिखाता है कि जो पार्टनर काम कर रहे हैं ना आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल किसके बच्चे यहाँ पर दूसरे पार्टनर के। ठीक है तो प्रिंसिपल ऑफ ईच अदर्स। ठीक है बच्चे यहाँ पे तो इसका मतलब एक पार्टनर अगर काम करेगा तो उसके काम से दूसरे पार्टनर भी बाउंड होंगे उनको भी वो चीज़ माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं पार्टनर इन द प्रिंसिपल इन सेंस दैट ही इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर दैट्स योर पॉइंट। ठीक है बच्चों यहाँ पे अब जो यहाँ पर एक टॉपिक और जो एग्जाम में आता है और वो क्या किस तरीके से पूछा जाता है दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बताओ। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि भाई हम कब मानेंगे कि उनके बीच में एक प्रॉपर वे से पार्टनरशिप क्रिएट हो चुकी है। ठीक है और वो बच्चों हम तब मानेंगे याद रखना सिर्फ प्रॉफिट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो एक पर्सन प्रॉफिट ले रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फर्म का पार्टनर होगा। तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि ट्रू टेस्ट के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर के पास यहाँ पे तो याद रखना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पार्टनर के पास म्यूचुअल एजेंसी का राइट होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी में क्या है कुछ यहाँ पे कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट बन के काम कर सके या फिर प्रिंसिपल बन के वो काम कर सके। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया
कि यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे एग्जिस्ट के लिए क्या सारे इसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है? और अगर सारे इसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो नहीं किया गया, तो फिर वहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे कि भई वो पार्टनरशिप में नहीं है। तो देखो एक लाइन यहाँ पे जो लिखी गई है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट ए रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। दैट्स मीन कि ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप में है तो भई प्रॉफिट अर्न कर लिया तो पक्का वो पार्टनर होगा ही होगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा वो कंपल्सरी नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया बच्चों यहाँ पे, ए पर्सन हू रिसीव द प्रॉफिट ऑफ द बिज़नेस इज़ नॉट नेसेसरीली ए पार्टनर। और उसके लिए क्या होना ज़रूरी है बच्चों यहाँ पे, मैंने क्या क्या बताया? म्यूचुअल एजेंसी का होना रिक्वायर्ड है अगर कोई भी पर्सन पार्टनर बनता है तो। ठीक है? जैसे एग्जांपल ये रखा है जॉइंट ओनर। अगर वो प्रॉफिट अगर डिवाइड कर रहे हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनरशिप में आ चुके हैं। तो मतलब वो पार्टनर नहीं माने जाएँगे अगर वो सिर्फ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न को अगर वो करते हैं तो। सेकंड बच्चों यहाँ पे क्रेडिटर कंपनी को उसने लोन फर्म को उसने लोन दिया और लोन के बदले फर्म उसको क्या करे अपनी प्रॉफिट का कुछ पार्ट दे रही है। तो क्या क्रेडिटर वहाँ पर पार्टनर बन गए? आंसर इज नो। तो वेयर द प्रॉफिट आर रिसीव्ड बाय द क्रेडिटर इन द पेमेंट ऑफ डेब्ट और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसमें हम उसको पार्टनर क्रेडिटर को पार्टनर मान के नहीं चलेंगे। थर्ड वन, अगर मान लो बच्चों एम्प्लॉय को हम प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं एज वेजेस, ठीक है जी, तो उनको भी कोई पार्टनर नहीं माना जाएगा। या फिर अगर मान लो जो बच्चों हमारे कोई पार्टनर था, उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको कुछ अगर अमाउंट देते हैं, प्रॉफिट आर रिसीव्ड एज एन्युटी बाय द विडो और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज़ पार्टनर, तो वो भी कभी पार्टनर नहीं माना जाएगा, अभी हमने पढ़ा था ये, ठीक है? या फिर बच्चों कोई प्रॉपर्टी हमने सेल की थी या सॉरी खरीदी थी हमने, तो उसके बदले जो कंसिडरेशन दे रहे हैं वो प्रॉफिट, कभी मतलब उस केस में पार्टनर वहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये बच्चों एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन पूछा जा चुका है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, क्या उससे वो पार्टनर बन जाएगा? तो आप क्या लिखोगे? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी अ पार्टनर, ठीक है? टू एक्जिस्टेंसी अ पार्टनरशिप, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप मस्ट एक्जिस्ट। ठीक है जी यहाँ पे। और फिर आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे बतानी है कि भई किस-किस केस में वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, इवन वो प्रॉफिट अर्न वहाँ पे कर रहे हैं। स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पर तो ईज़ी पॉइंट था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले बताया। तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है? अब बच्चों सिंपल पॉइंट है यहाँ पर कि पार्टनर क्या होता है? फर्म एंड फर्म नेम। तो इसमें देखो क्या बताया गया कि भई अगर पर्सन्स हू हैव एंटर्ड इंटू पार्टनरशिप विद और अनदर आर इंडिविजुअली द कॉल्ड द पार्टनर। ठीक है? एंड कलेक्टिवली जब होते हैं तो फर्म, और जिस नाम से काम करते हैं उसको बोला जाता है फर्म नेम। जब वो अलग-अलग है तो पार्टनर, साथ में है तो फर्म, और जो जिस नाम को यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द फर्म नेम। तो 3 चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई है बच्चा। और यहाँ पर साथ-साथ एक चीज़ और बताई गई है, जो भी आप फर्म का नाम रखोगे ना, वो नाम साफ से उन्होंने कहा कि शुड नॉट बी, यहाँ पे वर्ड सही करेंगे बच्चों यहाँ पे, फर्म नेम शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एक्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है? एंड नंबर 2, आप ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो जहाँ पे क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, तो इस तरह के वर्ड बच्चों आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आप गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ले लेते, एक्सेप्ट वेयर द गवर्नमेंट सिग्निफाइज हिज कंसेंट टू द यूज़ ऑफ सच वर्ड्स। जब तक गवर्नमेंट आपको इसकी अप्रूवल ना दे दे, तब तक आप ऐसे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। साफ-साफ उन्होंने यहाँ पे मना कर दिया। यहाँ पे दैट्स योर पॉइंट, यहाँ पे पार्टनरशिप क्या होती है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट वाली तो डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस आई होप आप कर ही लोगे, ठीक है, ईज़ी डिफरेंस है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर जो टॉपिक आपके आते हैं, इस यूनिट नंबर 1 में से 2 टॉपिक और आपको डिफाइन किए गए हैं, बहुत ईज़ी डिफरेंस है बच्चों यहाँ पर, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड सेकंड वन टाइप्स ऑफ पार्टनर। देन यूनिट 1 कंप्लीट बच्चों यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होता है? तो चलो बच्चों लिखते हैं इसके रिगार्डिंग, आपको बताता हूँ इसमें क्या-क्या चीज़ें आपकी आएँगी। तो नेक्स्ट वन टॉपिक आपका आता है बच्चों यहाँ पर, दैट इज़ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों उन्होंने ना यहाँ पे जो पार्टनरशिप बताई है कि पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है, उसको टोटल उन्होंने 2 पार्ट्स में यहाँ पे लिया है। और वो कौन-कौन सा यहाँ पे लिया है बच्चों, ध्यान सुनना यहाँ पर। तो पॉइंट नंबर बच्चों यहाँ पे लिया गया दैट्स कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। तो 2 तरह की पार्टनरशिप ली गई बच्चों यहाँ पे, जनरल पार्टनरशिप एंड सेकंड वन पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अब बच्चों जर्नल क्या होता है, ये प्रैक्टिकल क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर क्या होता है, ध्यान सुना। तो पहले बच्चों आपको यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप बताता हूँ, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है। तो जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप की है किसी
पर्टिकुलर वेंचर के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए। अगर मान लो मैं कहता हूँ मैं एक फर्म को ना सिर्फ 10 साल चलाऊँगा, ये कौन सी होगी? एक पर्टिकुलर टाइम मैंने बता दिया। तो जहाँ पर बच्चों आप स्पेसिफिक वेंचर के लिए काम करते हो, स्पेसिफिक वेंचर मतलब किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए काम करते हो, तो दैट्स कॉल्ड द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए करते हो, पार्टनरशिप बनाते हो या फिर एक पीरियड के लिए बनाते हो। ठीक है? कि भई हम फर्म को सिर्फ 10 साल चलाएँगे, 20 साल चलाएँगे, जो भी आप टाइम रखना चाहते हो, तो याद रखना दिस इज़ कॉल्ड दिस इज़ कॉल्ड द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है? तो ऑब्वियस है बच्चों यहाँ पे जब ये टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, जब ये काम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आपको ये फर्म डिसॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है? तो दैट्स मीन तो पार्टिकुलर किसको कहेंगे बच्चों यहाँ पे कि जहाँ पर एक टाइम के लिए या फिर वर्क के लिए आपने एक फर्म बनाई है बस। ठीक है? और जब बच्चों वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो इन जनरल तो डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर मान लो बाकी पार्टनर ये डिसाइड करें कि नहीं हम तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। इफ पार्टनर्स वांट्स टू कंटिन्यू, अगर वो अब भी उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो याद रखना इस केस में अब उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप एट विल। तो वो आपकी जो कन्वर्ट हो जाएगी, वो पार्टनरशिप एट विल में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स योर पॉइंट जहाँ पे जो बताया गया है। तो एक तरह से बच्चों पर्टिकुलर से ही 2 पॉइंट आपके आगे, पर्टिकुलर एंड सेकंड वन दैट इज द पार्टनरशिप एट विल। तो पर्टिकुलर किसको बोलेंगे बच्चों यहाँ पे कि जो एक पर्टिकुलर वेंचर या पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाई गई है, एंड उस केस में पार्टनरशिप विल किसको बोलेंगे कि जहां पर पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन हाँ जी कब? आफ्टर द पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तो दिस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप एट विल। अब बच्चों यहाँ पे दो मैंने आपको बता दिया, इन दो को छोड़कर जो बाकी बचेंगी ना वो सब कौन सी है? जनरल पार्टनरशिप। तो सिंपल कह सकते हो बच्चों यहाँ पे जनरल पार्टनरशिप किसको बोलेंगे? जो ना तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, नॉर पार्टनरशिप एट विल। ना ही वो पार्टनरशिप एट विल है बच्चों यहाँ पे, साफ साफ उसने बता दिया। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो बताया गया है। क्लियर बच्चों यहाँ पर? ठीक है, आई होप आप कर लोगे, समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से दिया गया है। ठीक है बच्चों यहाँ पर? तो चलो जी आ जाओ। तो दैट्स वन। तो यहाँ पर हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। चलो उसको नोट्स में से पढ़ते हैं, नोट्स में क्या लिखा गया है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप दिया गया कि व्हेन ए पार्टनरशिप फॉर्म फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड और पार्टिकुलर पर्पस, तो इट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो जो सिंपल थिंग है कि ये कब कम्स टू एन एंड कब आएगा? या तो फिक्स पीरियड कंप्लीट होने के बाद या फिर वेंचर कंप्लीट होने के बाद, वो वर्क कंप्लीट होने के बाद। बट अगर मान लो बाकी पार्टनर कंसेंट देते हैं, सारे पार्टनर कंसेंट देते हैं कि टू डिजोल्व द फॉर्म बिफोर द एक्सपायरी, ये बाद में आएगा यहाँ पे, अगर करना चाहे तो खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे वो कंटिन्यू करेंगे तो उसको मैं नाम क्या बोलूंगा? विल कन्वर्ट इनटू द पार्टनरशिप एट विल। बच्चों पार्टनरशिप विल क्या होता है जनरली कि जहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता, बस मर्जी से चल रहा है, और इन फ्यूचर अगर उन्हें खत्म करना है तो देखो क्या लिखा गया, पार्टनरशिप डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ पार्टनर। और ये सिर्फ कब डिजोल्व किया जाता है? एनी टाइम बाय गिविंग द नोटिस टू द अदर पार्टनर कि हम इस फॉर्म को अब डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है यहाँ पे। एंड देन बच्चों इसके बाद कौन सी पार्टनरशिप आएगी? जनरल, जो मैंने को बताया, जो ना तो आपकी पर्टिकुलर है और ना ही आपकी पार्टनरशिप विल है। दिस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप, जो यहाँ पर बताया गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसके बाद जो आपका आता है पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो चलो इसको नोट्स में से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन बच्चों यहाँ पे आता है दैट्स कॉल्ड द एक्टिव पार्टनर। नाम से जरा एक्टिव पार्टनर, ठीक है, जो इसका एक नाम और के बच्चों में मैं कह सकता हूँ दैट इज द एक्चुअल पार्टनर। तो वैसे एक्चुअल का मतलब जो फॉर्म में एक्चुअल में काम कर रहा है, जो फॉर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करके काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल पार्टनर। तो बच्चों ध्यान से पढ़ने, इसमें क्या लिखा गया कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप, जो बिजनेस को एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इसको नाम आप क्या बोल सकते हैं? एक्चुअली बोल सकते हैं, ऑस्टेंसिबल पार्टनर इसको कह सकते हैं। मतलब जो फर्म में कैपिटल भी लगाएगा, प्रॉफिट का शेयर भी लेगा, और इवन थर्ड पार्टी को भी लायबल रहेगा। थर्ड पार्टी में तो जो इसकी बात कर रहा है, जो भी जिसके साथ भी फर्म का कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग इस एक्चुअल पार्टनर को वहाँ पे लायबल बताया जाएगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है बच्चों यहाँ पे। सेकंड आता है बच्चों यहाँ पे डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। जो डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर किसको कहा जाता है? स्लीपिंग, नाम से जरा स्लीपिंग पार्टनर, मतलब जो फर्म में पार्टनर तो है बट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, मैनेजर पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, प्रॉफिट लगाएगा, सब कुछ करेगा, मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट करेगा,
और उसके बाद थर्ड पार्टी को भी लायबल रहेगा, लेकिन वो पर्सन क्या नहीं करता बच्चों यहाँ पे, फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हु डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, और इवन आउटसाइडर भी उसको नहीं जानता। तो वैसे जब कंडक्ट करेगा नहीं तो आउटसाइडर कैसे जानेगा? तो ही बिकम पार्टनर बाय इन्वेस्टिंग मनी इन द फर्म, बट ही इज ऑल्सो लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वेदर और नॉट हिज एग्जिस्टेंस इज नोन टू द थर्ड पार्टी, कि थर्ड पार्टी के एग्जिस्टेंस में वो, ठीक है, हो या ना हो, बट वो लाइबल तो रहेगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आता है बच्चों यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर। आपने पढ़ा हुआ नॉमिनल पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर बच्चों वहाँ पर क्या बताया गया, जिसका फर्म में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, फर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल फिर भी वो पार्टनर बनता है। मतलब यहाँ पे सिंपल याद रखो बच्चों, यहाँ पे ये जनरली नॉमिनल पार्टनर किस चीज़ के लिए आता है, जहाँ पर उसका नाम यूज़ करने के लिए ऐसा बनाया जाता है ना, तो उसकी बात करता है। तो द पार्टनर्स हु हैव नो रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, फर्म में उसका कोई भी रियल इंटरेस्ट नहीं है, ये ना तो पैसा इन्वेस्ट करता है, ना ही मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करता है, बस ये अपना नाम यूज़ करने के लिए देता है पार्टी को कि आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रखना यहाँ पे, जिसका नाम यूज़ करने के लिए दे रहे हैं ना, इस पार्टनर की यहाँ पर कंसेंट भी चाहिएगी कि भई आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये फर्म का पार्टनर है। तो बच्चों सिंपल थिंग है, बट लायबल तो रहेगा रहेगा थर्ड पार्टी को लाइक एक्टिव पार्टनर। कुछ भी ना करे, चाहे पैसा ना लगाए, प्रॉफिट ना ले, कुछ मत करे, लेकिन थर्ड पार्टी के माइंड में जा रहा है ना कि ये पार्टनर है, तो वहाँ पर तो ये लायबल होगा ही होगा। इट्स कंपल्सरी। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है। ईज़ी पॉइंट बच्चों यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो बच्चों प्रॉफिट ओनली का मतलब क्या है यहाँ पे, ध्यान सुना, प्रॉफिट ओनली, कि जो पार्टनर फर्म में सिर्फ प्रॉफिट के लिए बना है ना, हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड द पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। यहाँ पे कभी माइनर को लेके मैं चला हूँ, जो माइनर अलग होता है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली अलग होता है। प्रॉफिट ओनली सिर्फ पार्टनर प्रॉफिट के लिए, आगे हम पढ़ेंगे माइनर भी प्रॉफिट के लायबल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, पार्टनर्स हु एंटाइटल टू शेयर ओनली द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट लायबल फॉर द लॉसेज, वो लॉस के लिए लायबल नहीं है यहाँ बच्चों यहाँ पे। लेकिन इसके बाद बच्चों एक लाइन और यहाँ पे लिखी गई है, ध्यान सुनो पॉइंट, ये लाइन क्या लिखी गई, जनरली सच पार्टनर do not take part in the management of the firm but they are liable to the third party। मतलब वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को लाइबल हर कोई पार्टनर रहेगा, चाहे नॉमिनल हो चाहे स्लीपिंग हो। हम ऊपर कह रहे हैं नॉट लाइबल फॉर लॉस, लेकिन नीचे कह रहे हैं दे आर लाइबल टू द थर्ड पार्टी। तो सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मैं हूँ एक फर्म में पार्टनर हूँ, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, थर्ड पार्टी को लॉस हुआ तो वो तो मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन जितना लॉस मैंने पे किया है ना, मैं बाकी पार्टनर से उसको रिकवर कर लूंगा। तो दैट्स मीन कि वो रिकवर करने की पावर मेरे पास है। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कि दे आर लाइबल टू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को तो हर कोई वहाँ पर लाइबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पे दैट्स योर पॉइंट। अब जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट्स कॉल्ड द सब पार्टनर। सब पार्टनर वर्ड क्या होता है बच्चों यहाँ पे, पार्टनर ऑफ पार्टनर, पार्टनर ऑफ पार्टनर। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे, ये फर्म का पार्टनर नहीं होता, सिर्फ पार्टनर का पार्टनर होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों यहाँ पे, मैंने ना किसी पार्टी से लोन लिया, पर्सनल लोन लिया है, फर्म का लोन नहीं लिया, पर्सनल लोन लिया, और मैंने उसको क्या कहा, मेरी फर्म से जितना भी मुझे मिलेगा ना, उसका 50% मैं आपको दे दिया करूंगा। तो वो वैसे मेरा प्रॉफिट का शेयर ले रहा है ना वो, तो दैट्स कॉल्ड, उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, दैट्स कॉल्ड सब पार्टनर, कि वो फर्म में मेरे प्रॉफिट का शेयर वहाँ पे लेगा। तो ये किसका, फर्म का पार्टनर नहीं है बच्चों यहाँ पे, ये सिर्फ पार्टनर का पार्टनर है। और बच्चों ऐसा पर्सन ना फर्म के मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, फर्म का पार्टनर नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ मेरे शेयर का हिस्सा वो मांग सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चों यहाँ पे, कि व्हेन ए पार्टनर ऑफ द फर्म एग्रीज टू शेयर हिज ओन शेयर इन द प्रॉफिट इन आउटसाइडर, तो सब पार्टनरशिप कम्स इन द एग्जिस्टेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनर एंड आउटसाइडर। फर्म वर्ड नहीं लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, पार्टनर एंड आउटसाइडर का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे माना जाएगा। सब पार्टनर को देखो क्या लिखा गया, कभी पार्टनर नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ क्या क्लेम कर सकता है, एग्रीड शेयर ओनली, and no right against the main firm to take part in the business or to examine its accounts। अकाउंट भी वो चेक नहीं कर सकता, ये साफ साफ उसने यहाँ पे बता दिया बच्चों, ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स योर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द सब पार्टनर। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपर। अब होल्डिंग आउट क्या होता है बच्चों ने यहाँ सुना, मैं एक फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन एक थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट अगर मैं करता हूँ ना कि हाँ मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ, और ये सर मैंने उसको अलाउड कर दिया, मतलब इस तरीके से मैंने उसके सामने रिप्रेजेंट किया कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। तो अगर मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ना, तो याद रखना उस थर्ड पार्टी को मैं लॉस के लिए लायबल होऊंगा, चाहे मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ या ना रहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, अगर एक पर्सन अपने आप को तो रिप्रेजेंट करता है या नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी द प्रेजेंटेड, ठीक है, एज ए पार्टनर इन द
फर्म, इवन तो इन रियलिटी क्या है, वो पार्टनर नहीं है। ठीक है यहाँ पे, तो इस केस में जो आउटसाइडर डील कर रहा है फर्म के साथ, तो वो बाद में मना नहीं कर सकता पर्सन कि वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो इट इज द ओनली द पर्सन टू हुम रिप्रेजेंटेशन मेड एंड एक्टिंग थ्रू देयर राइट टू एनफोर्स द लायबिलिटी, उसके अगेंस्ट लायबिलिटी वहां पर अराइज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दैट्स कॉल्ड द पार्टनर्स, पार्टनर बाय स्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, आगे तो इजी है। पार्टनरशिप सबने सुना ही होगा कि जो एक प्रॉपर ऐसे रिटर्न में लिखा जाता है ना एग्रीमेंट, उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, जिसमें क्या क्या लिखा जाता है, उनके राइट क्या है, ड्यूटीज क्या है, तो सैलरी ले सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ऑल थिंग्स सारी चीज़ हम लिखी जाती है। कोई यहाँ लिखा भी है क्या क्या चीज़ बताते हैं बच्चों उसके अंदर हम, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, राइट एंड ड्यूटीज, मेथड एंड अरेंजमेंट ऑफ द कीपिंग गुड्स, circumstances in which partnership firm will be dissolved, circumstances in which the partnership firm will be dissolved, तो ये सारी चीज़ उसके अंदर बताई जाती है जो पार्टनरशिप में लिखी जाती है। और दूसरी चीज़ क्या बताया बच्चों यहाँ पे, पार्टनरशिप जब भी लिखी जाती है इज टू बी साइन बाय द ऑल द पार्टनर। तो दैट्स योर यूनिट नंबर 1 बच्चों। यहाँ पे बहुत इजी यूनिट था जिसमें हमने क्या क्या किया, पार्टनरशिप क्या होती है, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है, पार्टनर्स कितने टाइप्स की होते हैं, एंड पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये सारे टॉपिक हमने इसके अंदर कंप्लीट कर लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 1 बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसको आपको अच्छे से बच्चों कंप्लीट करना है। ठीक है यहाँ पे, चलो आप बच्चों यहाँ पर अब करते हैं बच्चों यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की बात, यूनिट नंबर 2 में आपकी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपकी आती हैं। ठीक है, बहुत ईज़ी है बच्चों यहाँ पे, ध्यान सुनना। इसमें मैं आपको पहले टॉपिक बता रहा हूँ कि इसमें क्या-क्या टॉपिक आपके आएँगे, उसको नहीं आपको क्या-क्या यहाँ पे पढ़ना है। ओके, तो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 बच्चों यहाँ पर आ रही है, दैट इज़ द रिलेशन, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। अब बच्चों रिलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? रिलेशन का मतलब है कि जो फर्म का पार्टनर बन चुका है, तो उसके क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको इस चैप्टर में डिफाइन किया हुआ है। तो इस चैप्टर में बच्चों यहाँ पर क्या-क्या चीज़ आपकी आएँगी वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे कि जो फर्म का पार्टनर बन चुका है उसके पास क्या-क्या राइट्स हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर। सेकंड में यहाँ पे आएगा बच्चों यहाँ पे कि उनकी क्या-क्या ड्यूटीज़ बनती है, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। थर्ड वन बच्चों यहाँ पर आएगा दैट इज़ द अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर जो बन चुका है उसके पास अथॉरिटी क्या रहेगी। फोर्थ वन जो बच्चों यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज़ माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन होता है, उसके पास क्या-क्या राइट होते हैं, तो ये सब वहाँ पे आएगा बच्चों यहाँ पे। फिफ्थ वन जो हम बच्चों यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज़ द रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फर्म। फर्म के कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंज करना, पार्टनरशिप में चेंज करना। जैसे होता है ना बच्चों यहाँ पे नया पार्टनर आ गया, कोई छोड़कर जा रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब जहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे कि उस केस में क्या वहाँ पर किया जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड द, तो ये टॉपिक यहाँ पे दिया गया बच्चों यहाँ पे। एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक और आएंगे बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे मान के चलना कि जो इंडियन पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके, वो यूनिट नंबर 2 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट वहाँ पे पूछता है। ठीक है, तो ये यूनिट आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है बच्चों यहाँ पे, तो बहुत ईज़ी है। ध्यान सुनना इसमें क्या-क्या चीज़ें आपकी आएँगी। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे बच्चों यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे पॉइंट लर्न करने हैं कि यहाँ पर क्या-क्या पॉइंट आपके डिफाइन किए गए हैं। डन? चलो बच्चों तो करते हैं स्टार्ट बच्चों यहाँ पे, दैट इज़ द राइट ऑफ पार्टनर्स। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया गया है क्या-क्या राइट है यहाँ पे। तो बच्चों फर्स्ट वन राइट यहाँ पर दिया गया, दैट इज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिज़नेस। ठीक है, हर एक पार्टनर का राइट है कि अगर वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो ईजिली कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी। तो देखो साफ साफ एक चीज़ और बोली गई, लेकिन हाउएवर वेयर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड राइट विल नॉट अवेलेबल टू सम ऑफ द पार्टनर्स, तो आ सकता है। इन जनरल सबके पास राइट है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के थ्रू हम किसी को अगर रोकते हैं कि भाई आपको राइट नहीं मिलेगा, तो देन दे विल नॉट हैव एनी राइट टू टेक पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों यहाँ पर, राइट टू बी कंसल्टेड। बच्चों सिंपल थिंग है, एक पार्टनर अगर उसके पास इंपॉर्टेंट मैटर पे कंसल्ट करने का कोई पॉइंट है, तो उसके पास राइट है कि वो बोल सकता है। तो इट इज द राइट ऑफ एवरी पार्टनर टू बी कंसल्टेड इन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स अफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो उसमें वो बोल सकते हैं। दैट्स योर
पॉइंट बच्चों यहाँ पे राइट टू बी कंसल्टेड। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिया गया राइट ऑफ एसेस टू द बुक्स। क्या अनलेस, देखो इस हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा गया, अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी एवरी पार्टनर हैज ए राइट ऑफ द एसेस टू और इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की वो कोई भी बुक अगर चेक करना चाहता है चेक कर सकता है, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे हिसाब से लिखा है बच्चों यहाँ पे अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर किसी पार्टनर के रिगार्डिंग लिखा गया ना कि इसको राइट नहीं मिलेगा तो अलग है, अदरवाइज इन जनरल सबके पास राइट है, वो बुक चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अनलेस का मतलब क्या बताया बच्चों मैंने यहाँ पे, इफ पार्टनरशिप डीड इफ पार्टनर्स डीड प्रोवाइड कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी का मतलब यहाँ पे कि उसके अलग कुछ भी अगर ऐसा पॉइंट लिखा गया है तो फिर वो फॉलो किया जाएगा। दैट्स अ पॉइंट। ठीक है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट वन बच्चों यहाँ पे, हर एक पार्टनर का रेमुनरेशन लेने का राइट है, यस। ठीक है, इन जनरल, इन जनरल याद रखना चाहिए, इन जनरल तो कोई नहीं ले सकता। ये कब ले पाएगा, अगर एग्रीमेंट हिसाब से लिखा गया तो नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड। एंड साथ में क्या लिखा गया, हाउएवर पार्टनरशिप में एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू द एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को कभी नहीं मिलेगा बच्चा, याद रखना, सिर्फ एक्टिव पार्टनर को वहां पर दिया जाएगा, तो उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट लेने का राइट है ना उसके पास, तो इसी की चीज यहाँ पे बात की गई है कि वो प्रॉफिट भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन देखो क्या लिखा गया, अगर कुछ नहीं बताया गया एग्रीमेंट में तो इक्वली लिया जाएगा पार्टनर्स, लेकिन अगर बताया गया तो दो भी डिफरेंट पोर्शन वहाँ पे हो सकता है, तो मतलब पार्टनरशिप में अगर कुछ अलग बताया गया तो फिर उसको वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन जनरल नहीं ले सकते बच्चों, यहाँ पे याद रखना, इन जनरल अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे अलाउड कर सकते, कब, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है या फिर उनका जिस बिजनेस में वो हैं अगर उनका कस्टम ही यही है कि भी यहाँ पे कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ता है तो अलग बात है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, एडवांसेस पे याद रखना बच्चों यहाँ पे, चाहे कहीं पे लिखा हो या ना लिखा हो, हर एक पार्टनर को एडवांस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा गया, वेयर ए पार्टनर मेक्स एन एडवांस टू द फर्म इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही हैज एग्री टू सब्सक्राइब एंड ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, तो वो ले सकता है। इवन देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि तब भी देना पड़ेगा चाहे फॉर्म लॉस में हो या ना हो, उस टाइम पे भी देना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। दैट्स अ पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफाइड का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है दैट इज द टू सेव फ्रॉम लॉस। अब एक पॉइंट बच्चों ध्यान सुनना, अगर एक पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर कॉन्टेक्ट कर लिया और वो उस टाइम पे कॉन्टेक्ट करना बहुत जरूरी था, कॉन्टेक्ट करना बहुत जरूरी था, तो उस केस में बच्चों यहाँ पे याद रखना कि जो इस पार्टनर का उस कॉन्टेक्ट में लॉस हुआ ना तो बाकी पार्टनर भी बियर करेंगे। मतलब एक पार्टनर का लॉस खाली उसका लॉस नहीं माना जाएगा, सभी पार्टनर का लॉस माना जाएगा। बट एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे कि उसको उस पार्टनर को प्रूव करना पड़ेगा कि सर मजबूरी थी, कॉन्टेक्ट करना जरूरी था। ठीक है, अगर ये कॉन्टेक्ट नहीं करते तो फर्म को ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता था, तो ऐसा वो यहाँ पर प्रूव करेंगे, साफ से उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया यहाँ पे, एवरी पार्टनर हैज राइट टू बी indemnified by the firm in respect to payment made and the liabilities incurred by him in the ordinary course and the proper conduct of the business। होना चाहिए नंबर 2, किस में होना चाहिए, ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा कि सर इमरजेंसी थी, अगर मैं कॉन्टेक्ट नहीं करता तो फर्म को इससे ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता था, तो इसलिए मुझे करना था ये तभी वो पार्टनर लॉस रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मुझे ध्यान सुनना, अगर एक पार्टनर नया पार्टनर आना चाहता है, नया पर्सन एक ऐसे पार्टनर आना चाहता है, तो याद रखना वहाँ पे लॉ में साफ साफ लिखा गया है 100% कंसेंट चाहिए। आप अगर पार्टनर हो आपने कंसेंट नहीं दी, ऑब्वियस है फिर वो नया पार्टनर नहीं आ सकता। तो साफ से यहाँ पे क्या लिखा गया, राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, right to stop the admission of new partner. So every partner has right to be consulted at the time of admitting a new partner in the firm. A new partner cannot be admitted without the consent of all the existing partners. मतलब एक अकेले पार्टनर के पास भी राइट है कि अगर वो किसी नए पार्टनर को रोकना चाहता है कि ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए तो वो उसको यहाँ पर रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे राइट टू रिटायर, हर एक पार्टनर का राइट है कि वो कभी भी रिटायर होकर जाना चाहता है, नोटिस देकर जा सकता है। ठीक है, एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिया गया राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, निकालना। एक पार्टनर है उसकी कोई गलती नहीं है तो क्या उसको ऐसे निकाला जा सकता है, तो आंसर इज नो। याद रखना अगर किसी पार्टनर को निकालना है ना तो वहां पर कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एग्रीमेंट में पावर होनी चाहिए, नंबर 2 एग्रीमेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर एग्री करेंगे, गुड फेथ में होना चाहिए।
विदाउट रीजन ही निकालो, गुड फेथ में होना चाहिए, और पार्टी को निकालने से पहले बोलने का मौका दोगे। देखो यहाँ पे लिखा गया, हर एक पार्टी को राइट है कि राइट टू कंटिन्यू द फॉर्म एंड कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फॉर्म बाय द अदर पार्टनर। और अगर करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, एग्रीमेंट में पता होना चाहिए, मेजोरिटी एग्री करेगी, और ओनली इन द गुड फेथ ही हम उसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। बच्चों यहाँ पे और क्या राइट है बच्चों यहाँ पे, आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर किसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, जो फर्म को छोड़कर जा रहा है। क्या वो इन जनरल सेम बिजनेस कर सकता है, तो आंसर इज यस, सेम बिजनेस कर सकता है, लेकिन फर्म का नाम यूज नहीं करेगा। फर्म का नाम यूज बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया, अगर एक आउटगोइंग पार्टनर बिजनेस करना चाहता है, कर सकता है, बट विदाउट यूजिंग द फर्म नेम और विदाउट रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। वो फर्म के नाम से बिजनेस नहीं करेगा, ये चीज याद रखना। और याद रखना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया पार्टनर का, टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। आउटगोइंग पार्टनर कौन होता है, जो छोड़कर जा रहा है। अगर आपने उसका सेटलमेंट नहीं किया, आपको जो उसका सेटलमेंट करना था, अगर आपने उसका सेटलमेंट नहीं किया, तो उस केस में बात कर रहे हैं, इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट, तो उसके पास राइट है, क्या क्या राइट है बच्चे यहाँ पे, टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट सिंस ही सीज टू बी द पार्टनर, या फिर उस पर इंटरेस्ट भी ले सकता है वो। तो सिंपल वैसे याद रखना बच्चों यहाँ पे, आउटगोइंग पार्टनर जब निकल के जा रहा है और अगर आपने उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं किया है, तो जो आउटगोइंग पार्टनर है, या तो जितना उसका हिस्सा बनता है, जितना शेयर बनता है, उस पर प्रॉफिट प्रॉफिट का शेयर लेगा, या फिर उस पर वो इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकता है। ठीक है? और राइट क्या है बच्चों यहाँ पे, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है तो आप भी यूज कर सकते हो, यू आर द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड ही हैज राइट टू यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो ही हैज द राइट टू यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, वो यूज वहां पर कर सकता है। तो दीज आर द राइट्स। तो बच्चों ये सारे राइट आपको नहीं करने, जितने आ जाए, मान लो एग्जाम में 6 आते तो 7 पॉइंट लिख के आ जाना, 7 का आता है तो 8 पॉइंट लिख के आ जाना। तो इस तरीके से आपको बच्चे फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दैट इज द, क्या बताया मैंने आपको, दैट इज द राइट्स, कि उनके पास क्या क्या राइट वहां पर होता है। नेक्स्ट में बच्चों यहाँ पर आता है दैट्स कॉल, कि पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती है। अब कंपनी में काम, फर्म में काम कर रहे हैं, तो ड्यूटीज तो आनी चाहिए ना। तो बच्चों यहाँ पर जो ड्यूटीज बताई गई ना, वो दो तरह की बताई गई, फर्स्ट वन मैंडेटरी ड्यूटीज एंड सेकंड वन ड्यूटी सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट। मैंडेटरी का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि चाहे कहीं पे लिखी हो या ना लिखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो 4 ड्यूटी यहाँ पर बताई गई है ना, ये तो हर एक पार्टनर को फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी, इट्स कंपल्सरी। और वो कौन कौन सी बच्चों बताई गई है, नंबर 1, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। एक पर्सन सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगा, सबके बारे में सोचेगा, दैट्स कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। नंबर 2 बच्चों यहाँ पे, टू बी जस्ट एंड फेथफुल, गुड फेथ में काम करेगा ना बाकी पार्टी के लिए। नंबर 3, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर ट्रू अकाउंट एंड फुल इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड करेगा। एंड फोर्थ वन बच्चों यहाँ पे, फर्म को इंडेमनीफाई करेगा, अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो जितना भी डैमेज फर्म को हुआ है, वो वहां पर उसका वापस करेगा, ये साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन बच्चों पे सेटिस्फाई करेंगे, चाहे कहीं पे लिखी है या नहीं लिखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज द, क्या क्या बताया यहाँ पे, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जस्ट एंड फेथफुल, ट्रू अकाउंट एंड द फुल इन्फॉर्मेशन एंड इंडेमनीफाई द फर्म फॉर द डैमेज। तो बच्चों ये वर्ड जो लिखना पड़ेगा आपको, बाय रीजन ऑफ हिज फ्रॉड। ठीक है, तो याद है वो इंडेमनीफाई वहां भी आया था, राइट्स में लिखना होता है वर्ड इमरजेंसी। ड्यूटीज में भी आ रहा है कि भाई इस तरह से कोई लॉस किया तो देना पड़ेगा, लेकिन कब, इन द केस ऑफ फ्रॉड, अगर आपने कोई ऐसा फ्रॉड किया है तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पे बताया गया है कि क्या चीज आपको फॉलो। सेकंड कहा गया बच्चों यहाँ पे, जो ड्यूटी उसको एग्रीमेंट के थ्रू दी गई है, वो उसको फॉलो करनी है। नंबर 1, जो भी काम उसको दिया गया उसको डिलीजेंटली करना पड़ेगा। डिलीजेंटली मतलब बच्चों फुल केयर में उसको काम करना पड़ेगा, फुल केयर एंड द रिक्वायर्ड एफर्ट्स से उसको काम करना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है। नंबर 2, अगर उसने किसी काम में नेग्लिजेंसी दिखाई और फॉर्म को लॉस हो गया, तो वो भी उसको बियर करना पड़ेगा। तो याद रखना, विलफुल नेग्लिजेंस। ठीक है, मतलब जो उसकी जानबूझकर की गई गलती से अगर लॉस हुआ है ना फर्म को, तो वो भी उसको देना पड़ेगा। तो 3 जगह बच्चों इंडेमनीफाई वर्ड आता है। अगर इमरजेंसी है तो राइट में चला जाएगा, फ्रॉड है तो मैंडेटरी ड्यूटी में जाएगा, और अगर विलफुल नेग्लिजेंस तो ड्यूटी सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट में ये आपका आएगा, जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। नेक्स्ट बच्चों, राइट बता देना, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेम थिंग, अगर कोई लॉस हुआ है, ड्यूटी टू शेयर द लॉसेज, तो अनलेस देयर इज एग्रीमेंट टू कंट्री, इट इज अ एग्रीमेंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू शेयर इक्वली द लॉस सफर्ड बाय द फर्म। जो भी लॉस हुआ वो उसको सफर करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। और क्या ड्यूटी है बच्चों यहाँ पे, अगर किसी पार्टनर में कुछ पर्सनल स्किल है, तो उसका एडवांटेज दूसरे पार्टनर को मिलना चाहिए।
एडवांटेज टू द अदर पार्टनर्स ऑफ द पर्सनल स्किल। जब तक आप काम कर रहे हो, फर्म के पार्टनर हो, आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकते, ये आपकी ड्यूटी है। आउटगोइंग बन के कर सकते हो, लेकिन आप जब तक यहाँ फर्म के पार्टनर हो, आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे, अगर कोई आपने कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश की है ना फर्म के अंदर, सीक्रेट प्रॉफिट दैट्स कॉल्ड द पर्सनल प्रॉफिट, वो आप फर्म को वापस करोगे, ओके, एंड रिफंड इट टू द फर्म। कोई भी अगर इस तरह सीक्रेट फर्म लेते हो, और जो एक पॉइंट क्या था राइट में आता है कि आप पार्टनरशिप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ड्यूटी क्या है उसके रिगार्डिंग, सेम पॉइंट लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा गया, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म बिजनेस। जो आप पार्टनरशिप प्रॉपर्टी यूज करोगे ना, तो वो सिर्फ फर्म के प्रॉफिट के लिए, सॉरी फर्म के बिजनेस के लिए यूज करोगे। तो यहाँ पे साफ से लिखा गया है एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस ऑफ फर्म, कि आप ये पार्टनरशिप फर्म प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। दीज आर द ड्यूटीज जो उसको फॉलो करनी पड़ेंगी, ये बताया गया यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो ये था सिंपल बच्चों यहाँ पे जो बताया गया था, राइट्स क्या होते हैं और एक पार्टनर की ड्यूटीज क्या क्या होती है, सब यहाँ पे बता दिया गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है माइनर का, मैंने को बताया था ना माइनर, माइनर का रिवाइज करते बच्चों कैसे कैसे यहाँ बताया गया। जो माइनर किसको बोलते हैं, माइनर वो पर्सन होता है जिसकी एज अभी 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है, और अगर, हाँ जी, माइनर पार्टनर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या चीज फॉलो होनी चाहिए, तो याद रखना इन जनरल अगर हम बात करते हैं, ए माइनर कैन नॉट बिकम द पार्टनर, माइनर कभी पार्टनर बन ही नहीं सकता। अगर एक माइनर पार्टनर बनना चाहता है तो 3 कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। 100% कंसेंट चाहिए, नंबर 2 ओनली फॉर बेनिफिट वो बन सकता है, एंड नंबर 3 जो बताया गया, एक नई फर्म में तो आप कभी नहीं बन सकते, एक एग्जिस्टिंग फर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना बच्चों, यहाँ पे क्या लिया गया है, ये वाली लाइन आपको मेन करनी है। हाउ एवर ए पार्टनर कैन बी एबल टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप ओनली इफ देयर इज एटलीस्ट 2 मेजर पार्टनर इन द फर्म, जस्ट देयर कैन नॉट बी पार्टनरशिप विद 1 मेजर एंड 1 माइनर। तो यहाँ पे साफ से बता दिया गया बच्चों, यहाँ पे कहाँ पर ये लाइन, बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, आप वहाँ पे बन सकते हैं। और अगर बनते हो बच्चों वहाँ पे, तो पार्टनर के पास क्या क्या राइट है, प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हो, प्रॉफिट, और क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो बुक, ठीक है, एंड थर्ड वन आते हैं बच्चों यहाँ पे, कंपनी में अगर कोई केस फाइल करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे कंपनी में आपको रहना है नहीं रहना है, मेजर होने के बाद वो आप डिसाइड कर सकते हो, और डिसाइड आपको ये 6 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा कि आपको फर्म के अंदर रहना है नहीं रहना है। नहीं रहना है तो फिर आपका जितना भी सेटलमेंट है वो माइनर पार्टनर मान के कर दिया जाएगा, और आप रहना चाहते हो तो फिर आपको मेजर पार्टनर की तरह ट्रीट करके आगे की वो प्रोसीडिंग वो प्रॉपर वे से वहाँ पे करेंगे। तो दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पे बताया गया बच्चों पे, ठीक है। लाइबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पे, तो याद रखना वो पर्सनल लाइबल तो नहीं रहेगा जब तक माइनर पार्टनर, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी कंपनी में फर्म में इन्वेस्ट हुई है ना, फर्म में उस प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा, कोई लॉस होता है तो माइनर इज लाइबल टू द फर्म, लेकिन कहाँ तक जितना उसका शेयर बनता है इन द प्रॉपर्टी, बट ही इज नॉट पर्सनली लाइबल। उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। याद रखना नो राइट टू द पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। एंड साथ साथ बता देंगे अगर माइनर फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो माइनर का शेयर भी किसको जाएगा, ऑफिसर साइनिंग को जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये साफ साफ बता देंगे यहाँ पे उसका क्या क्या लाइबिलिटी यहाँ पे रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है, जब वो माइनर मेजर हो जाएगा तो क्या होगा। तो बच्चों इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब ये मेजर हो जाएगा ना, तो माइनर को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको कंटिन्यू करना है, रिमेन और लिव, और ये कितने टाइम इसको डिसाइड करना पड़ेगा, विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। क्या डिसाइड करेगा कि इसको रहने नहीं रहना है, और वो 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस देगा, और अगर माइनर नोटिस नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे ही विल डीम टू बी चूजन टू द बिकम ए पार्टनर, कि वो पार्टनर बन के रहना चाहता है अगर उसने 6 महीने के अंदर नोटिस नहीं दिया तो, ठीक है। और बच्चों सेम थिंग, ये लैंग्वेज आपकी बता दी गई है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी गई हैं जिसमें आपको फॉलो करनी है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर वो पार्टनर बन जाता है, फुल फ्लैश पार्टनर की बात करें बच्चों यहाँ पे नहीं बनता, तो ये सारी बातें वहाँ पे आ चुकी है। दैट्स योर पॉइंट जो बच्चों यहाँ पे दिया गया। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक पार्टनर एक फर्म में क्या क्या काम कर सकता है, दैट इज द पावर्स। एक फर्म में पार्टनर के पास क्या क्या पावर वहाँ पे रहती है, तो जो पावर ना 2 तरह की होती है। फर्स्ट पावर होती है दैट्स कॉल्ड द एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस का मतलब होता है जो साफ से उसको बता दिया गया कि ये आपकी अथॉरिटी है, वो तो सिंपल पॉइंट बच्चों, जो बताया गया बस वो फॉलो करना है, सिंपल पॉइंट। लेकिन अगर नहीं बताया गया तो उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं भी बताई गई ना, तो स्टिल वो उसकी अथॉरिटी मानी जाएंगी। कोई भी पार्टनर एक फर्म में रह के काम कर सकता है, तो मतलब फर्म में कुछ ऐसी अथॉरिटी भी होती है चाहे वो लिखी हो या ना लिखी हो, वो भी एक पार्टनर की अथॉरिटी वहां पर मानी जाएगी। तो बच्चों पहले पढ़ो यहाँ पे क्या दिया गया, फर्स्ट वन दैट इज द एक्सप्रेस अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। एक्सप्रेस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो प्रॉपर वे से लिख दी गई है, द अथॉरिटी विच इज गिवन टू ए पार्टनर बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड द एक्सप्रेस अथॉरिटी।
तो उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना पड़ता है। सेकंड बच्चों यहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी मैंने क्या बताया, जो कहीं पे लिखी नहीं गई लेकिन वो फिर भी एक पार्टनर काम कर सकता है। तो ए पार्टनर हैज़ एन अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म बाय द एक्ट डन बाय हिम, प्रोवाइडेड, बस क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, वो एक्ट ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। नंबर 2 फर्म के नाम से होना चाहिए, तो ऐसी अथॉरिटी को क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो बच्चों एग्जाम में ना ये टॉपिक आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में बताओ कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में आती हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको फॉलो करना पड़ेगा। और देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको, अगर आप कोई गुड्स बाय सेल करते हो तो आपको अलाउड किया गया फर्म के नाम से, सर्वेंट हायर करते हो अलाउड किया गया, लॉयर हायर करते हो अलाउड है, कोई भी पर्सन जो सेटलमेंट कर रहा है अकाउंट के अलाउड है, डेप्ट का अमाउंट, डेटर आपको अमाउंट पे कर रहा है उसको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो अलाउड है। मतलब बच्चों कौन से काम है ये, अकेला पार्टनर कर रहा है उसको ऑथराइज नहीं किया लेकिन स्टिल वो फिर भी काम कर रहा है। तो याद रखना ये अथॉरिटी उसके पास ऑटोमेटिक रहेंगी जो इसके अंदर बताई गई है। टू कॉन्टेक्ट डेप्ट एंड पे डेप्ट, तो बच्चों ये सिंपल एक लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। ये सब ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ये सब हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको इसके अंदर लर्न करना है कि कौन कौन सी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है, कौन कौन सी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है। कुछ यहाँ पे, हाँ जी। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे टॉपिक आता है दैट्स कॉल्ड द रिलेशन विद द थर्ड पार्टी। तो जो थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट किया गया उसके रिगार्डिंग क्या क्या रिलेशन वहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिया गया नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर। एक्टिंग पार्टनर बच्चों पता ही है आपको, एक्टिव पार्टनर मुझे एक मान के चलना, अगर एक फर्म का कॉन्ट्रैक्ट हो गया थर्ड पार्टी के साथ और थर्ड पार्टी ने नोटिस देना चाहती है फर्म को, तो याद रखना उसने अगर थर्ड पार्टी ने नोटिस फर्म के एड्रेस पे ना भेज कर किसी एक्टिव पार्टनर के अगर एड्रेस पे भेज दिया ना, तो वहां पर ऐसे ट्रीट कर लिया जाएगा जैसे कि फर्म को नोटिस मिल चुका है। लेकिन याद रखना अगर स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस दिया तो हम कभी भी ट्रीट नहीं करेंगे। तो दैट्स मीन तो इन नोटिस on any matter give to any partner of the firm who is receiving the ordinary course of business is taken to be the notice of firm को नोटिस माना जाएगा। लेकिन याद रखना जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया उस पार्टनर को ही अगर नोटिस दिया जा रहा है ना, तो हम वहां पे नहीं मानेंगे कि फर्म को नोटिस नहीं मिला। उस पार्टनर को छोड़ के बाकी किसी और को दे दो तो मान लेंगे कि फर्म को नोटिस मिल चुका है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दिस इज द पॉइंट नंबर 1 कि नोटिस किसको जाएगा। पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया है तो लाइबिलिटी किस किस की रहेगी, पूरी फॉर्म की रहेगी। तो इसमें मेरी जो टॉपिक आपका कॉन्टेक्चुअल लाइबिलिटी है ये एक्चुअली म्यूचुअल एजेंसी आपका रहेगा कि एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एज वेल एज सेवरली लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द होल एक्ट ऑफ द फॉर्म डन वाइल ही इज द पार्टनर। एक्ट में बच्चों सिंपल थिंग है जो फॉर्म के पार्टनर ने काम किया है। ठीक है, और बच्चों अगर किसी फॉर्म के पार्टनर ने लॉस कर दिया, रॉन्गफुल एक्ट किया, तो याद रखना पूरी फॉर्म तो लाइबल है ही है थर्ड पार्टी को, लेकिन जो लॉस हुआ है वो उस पार्टिकुलर पार्टनर से रिकवर किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, अगर कोई ऐसा कोई मिसकंडक्ट करता है ना, तो फर्म विल बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर। हाउएवर फर्म विल बी लाइबल ओनली अगर wrongful act was done by the partner either in the ordinary course of business of the firm or with the authority of all the partner, अगर वो ऐसा काम करता है तो। और सेम थिंग बच्चों, या फिर किसी पार्टनर ने अगर मिस अप्रोप्रिएट ऑफ मनी कर दिया, पैसा चुरा लिया कंपनी का, कुछ भी किया, थर्ड पार्टी के लिए तो लाइबल रहेगी पूरी फॉर्म, लेकिन उस पार्टनर ने जो फ्रॉड किया है उससे वो पैसा रिकवर किया जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पे बताएं। सोचो एग्जाम में अगर रिलेशन विद थर्ड पार्टी टॉपिक पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको 4 पॉइंट लिख के आने हैं। नंबर 1 नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर, नंबर 2 कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटी, मिसकंडक्ट, एंड लास्ट वन दैट इज द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। लिख दोगे ना बच्चों यहाँ पे, दिस इज योर टॉपिक दैट इज द रिलेशन विद द थर्ड पार्टी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पर आती है। फिर बच्चों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि फर्म का बिजनेस तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जो अभी हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है उसमें चेंज आ रहा है। हम एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को डिजोल्व करके, फर्म को डिजोल्व नहीं कर रहे बच्चों यहाँ पे, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को डिजोल्व करके उसकी जगह पर कोई नई पार्टनरशिप हम बना रहे हैं। तो नई पार्टनरशिप का मतलब है बच्चों यहाँ पर दैट इज कि या तो कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई छोड़कर जा रहा है, या फिर सिंपल कह सकते हो बच्चों आप, इस तरह की वहाँ पे चीज़ें बताई गई है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बताया गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब ये सारी चीज़ें वो आएंगी जहाँ पे बच्चों फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज आ रहा है। एडमिशन, रिटायरमेंट, और क्या है बच्चों यहाँ पे एक्सपल्सन, निकाला जा रहा था, अभी ये बात तो हो चुकी है हमारी, इंसॉल्वेंसी, लास्ट वन डेट द डेथ। तो ये टॉपिक बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि जहाँ पर उनको निकाला जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वन बाय वन बात करते हुए सबसे पहले एडमिशन।
और ये सारे टॉपिक बच्चों आपने कहीं न कहीं आपने अकाउंट वाले चैप्टर में किए हुए हैं कि एडमिशन जब किसी पार्टनर को होगा ना, तो सबसे पहले पॉइंट बच्चों यहाँ पे हमें कंसेंट चाहिए ऑल अदर पार्टनर्स। तो 100% कंसेंट चाहिए, याद रखना। ठीक है? पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे क्या बताएगा, इनकमिंग जो पार्टनर होगा ना, वो आने के बाद पहले वाली चीज़ों के लिए लायबल नहीं रहेगा, वो बाद की वाली चीज़ों के लिए लायबल रहेगा। तो उसके एडमिशन होने के बाद जो नई लायबिलिटी आ रही है, उसके लिए लायबल रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर अगर वो लेना चाहता है लायबिलिटी तो ले सकता है। देखो लिखा गया, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सच पार्टनर में अंडरटेक टू शेयर द लायबिलिटी फॉर द पास्ट एक्ट ऑफ द फर्म ऑल्सो, वो वहाँ पर वो ले सकता है। सेकंड क्या बताया यहाँ पे, अगर एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एंड अगर पार्टनरशिप विल है तो बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू द। ठीक है? यहाँ पे अलग अलग बता दिया, इन जनरल सभी पार्टनर कंसेंट लेकर रिटायर हो सकता है। अगर एग्रीमेंट लिखा गया तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा, और अगर पार्टनरशिप विल है तो उसमें तो बस एक रिटर्न में नोटिस देना, बाकी पार्टनर को छोड़ के जा सकता है। और याद रखना बच्चों यहाँ पे, अगर वो छोड़ के जाता है तो पब्लिक नोटिस देना रिक्वायर्ड है। ये पब्लिक नोटिस किसके लिए बच्चों यहाँ पे याद रखना, पब्लिक किसको जानती है, एक्टिव पार्टनर को जानती है। तो ये जो पब्लिक नोटिस जाएगा ना, ये एक्टिव पार्टनर को जाएगा, एक्टिव पार्टनर, दैट्स पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे राइट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, राइट्स ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर के पास क्या क्या राइट है, तो ये बच्चों हम पहले ही से पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। ये आपके वही टॉपिक है जो आउटगोइंग पार्टनर के राइट हमने पढ़े थे, कि वो सिमिलर बिजनेस करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है? अगर उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं किया, याद है ना बच्चों यहाँ पे, तो इन चीज़ों की हमें बात करें। ये जो लाइबिलिटी है बच्चों, ये मेन आपको करनी है, इसके अंदर क्या बताएगी है, याद रखना बच्चों यहाँ पे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, देखो रिटायरिंग पार्टनर कॉन्टेंट टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी, किस चीज़ के लिए, जो डन बिफोर और अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो भी कॉन्टेंट हुए वो तो पूरा उसको करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। तो लिखा गया, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से पढ़ो, फॉर द एक्ट विच स्टार्टेड बट वर अनफिनिश्ड, उसके लिए वो लायबल रहेगा। भी स्टार्ट तो कर दिया था ना, वो तो पूरा तो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उस चीज़ की बात करें। थर्ड वन, अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया एक्टिव पार्टनर ने, तो उसके बाद भी उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, तब तक हम उसकी लायबिलिटी को प्रॉपर वे से कंटिन्यू यहाँ पर हम करेंगे। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी, इट्स कंपल्सरी। एक्सपल्सन बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया था, किसी पार्टनर को निकालते हो तो वहाँ पर 3 से 4 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। सेकंड क्या पढ़ा बच्चों हमने वहाँ पे, मेजोरिटी एग्री करेगी, गुड फेथ में आप निकालोगे, और पार्टी को बोलने का एक मौका दोगे। तो दैट्स मीन, तो ये वही सारे पॉइंट ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे। आई होप ये तो कर ही लोगे आप। ठीक है? ये बच्चों बहुत ईजी टॉपिक थे, एग्जाम में मतलब ज़्यादातर इतनी रिलेवेंस भी इनकी नहीं रहती है। ठीक है? तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, तो बच्चों इंसॉल्वेंसी तो पता ही है सबको, अगर एक पार्टनर की लायबिलिटी एक्सीड कर जाती है सेट से, सिंपल थिंग बच्चों यहाँ पे कहेंगे, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है ना, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली उसको अपना पार्टनरशिप वाला ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, जैसे कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो पार्टनर सीज टू बी द पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो सिंपल कह सकते हो इन जनरल क्या हो सकता है, फर्म डिजोल्व हो सकती है। लेकिन अगर रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड डिसाइड करते हैं जी हम फर्म को डिजोल्व नहीं करेंगे, तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? यहाँ पे कीजिए बच्चों यहाँ पर। एंड लास्ट में यहाँ पे क्या दिया गया, डेथ। सिंपल थिंग है, डेथ होते हुए ऑब्वियसली पार्टनरशिप से हट जाएगा। बच्चों अगर किसी एक्टिव पार्टनर की डेथ हुई तो हो सकता है कि फर्म डिजोल्व हो जाए, बट जरूरी भी नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, रिमेनिंग पार्टनर में एक्सप्रेसली डिसाइड नॉट टू डिजोल्व द फर्म बट टू कंटिन्यू इट, तो वो कर सकते हैं, दे कैन डू सो। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो दिया। अब बच्चों इसके बाद जो 2-3 टॉपिक आपके यहाँ पे आते हैं, एक टॉपिक आता है जो ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपका, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट। सेकंड बच्चों यहाँ पे रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, एंड तीसरा टॉपिक बच्चों यहाँ पे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो इस वाली क्लास में जो रिवीजन क्लास है, इसमें आपको ये 3 टॉपिक और यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। ठीक है? देन फिर हमारी यूनिट नंबर 2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? जहाँ पे बस छोटी सी यूनिट और रह जाएगी बच्चों, यहाँ पे कौन सी यूनिट रह जाएगी, यूनिट नंबर 3 हमारी रह जाएगी, रजिस्ट्रेशन एंड द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देन हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? तो जो ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं एक फर्म का पार्टनर हूँ, मैं एक फर्म का पार्टनर हूँ और मैं फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो 2 तरीके हैं। पहला कि मैं खुद ही रिटायर कर देता हूँ और फर्म से अपना पैसा ले लेता हूँ जितना लगा हुआ है, पहला तरीका तो ये होता है बच्चों पे। दूसरा तरीका क्या होता है, जो मेरा पार्टनरशिप का इंटरेस्ट है, उस फर्म में मेरा 1/3 शेयर बनता है, तो मैं अपना पूरा हिस्सा विद असेट्स विद लायबिलिटी सब कुछ एक पर्सन को बेच देता हूँ।
बेच देता हूँ, मतलब सेल कर रहा हूँ एक तरह से। तो दो तरीके क्या हो गए, या तो आप पार्टनरशिप में कैसे हट सकते हो, नोटिस देकर रिटायर हो जाओ, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपका जितना कम फॉर्म में पार्टनर इंटरेस्ट बनता है आप उसको सेल कर दो, ट्रांसफर कर दो किसी को। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिया गया, अगर किसी को ट्रांसफर करते हो ना, तो इसके बारे में क्या बताया, ध्यान सुनना, कि इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर मीन द वैल्यू ऑफ शेयर इन द असेट्स एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और एक पार्टनर अगर उसको बेचना चाहता है, ठीक है, अदर देन रिटायरमेंट, तो ये वर्ड जो लिखोगे अदरवाइज देन रिटायरमेंट, तो पहला तरीका तो रिटायरमेंट आ गया, उससे अलग किसी और तरीके से आप उसको डिस्पोज करना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगी। सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर से पूछोगे क्या तुम लोगों को खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर पार्टनर ले ले तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर आप फिर बाहर बेच सकते हो कि किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हो। और याद रखना, जब हम किसी थर्ड पार्टी को सेल करेंगे तो हमें बाकी पार्टनर की कंसेंट चाहिएगी कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो देखो कितनी अजीब बात होगी है। पहली ऑप्शन कंपनी के एग्जिस्टिंग पार्टनर को दूंगा, अगर वो एग्री नहीं कर रहे तो दूसरी ऑप्शन थर्ड पार्टी को दूंगा, बाहर वाले लोगों को दूंगा। और बाहर वाले को पार्टनर एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड करेंगे। और अगर वो डिसाइड करते हैं, कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है जी, तो ठीक है जी, जो नया पर्सन आएगा उसको फुल फ्लैश पार्टनर ट्रीट कर दिया जाएगा। लेकिन जो नहीं होगा तो उसके पास सिर्फ क्या राइट होगा, उसका प्रॉफिट का शेयर लेने का राइट होगा, और उसका एसेट्स का पैसा लेने का राइट होगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया तो विल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, और ना ही उनके पास कोई राइट है एसेस द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ट्रांसफर ना तो मैनेजमेंट ने पार्टिसिपेट करने का राइट है, अगर अदर पार्टी ने मना कर दिया भी इसको हम अलाउड नहीं करेंगे, तो उसका सिर्फ दो राइट क्या है, उसका प्रॉफिट का हिस्सा ले सकता है, डिसोल्यूशन के टाइम पर उसके एसेट्स का हिस्सा ले सकता है, बस। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से तो फिर वो खराब डील हो जाएगी। पर्सन को डिसाइड करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर कि उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, क्या चीज़ है। बच्चों एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है तो आपको ये पॉइंट वाइज लिखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ आपकी क्या बताई गई है। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। बच्चों कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, जो हमने पढ़ा हुआ है, ये कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है आप क्रेडिटर को गारंटी दे रहे हो कि भाई अगर ये डेटर ने पैसा नहीं दिया तो मैं पे कर दूंगा, ठीक है, लेकिन एक सिंगल अमाउंट की गारंटी थी, उसको तो स्पेसिफिक गारंटी कहते हैं। लेकिन अगर आप उसको कहते हो कि इस पर्सन को ना आप 3 महीने तक जितना मर्जी लोन दो, उसकी गारंटी मैं देता हूँ, तो ये बच्चों ऐसा तो है नहीं कि अब वन टाइम हो गया। मान लो उसने लोन फर्स्ट डे दिया, उसके बाद अभी भी गारंटी कंटिन्यू चल रही है, सेकंड डे दिया अभी गारंटी कंटिन्यू चल रही है, तो ऐसी गारंटी को क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ पे अगर कोई कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, पहले कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का मीनिंग पढ़ते जब क्या दिया गया, मीन्स ए गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, एक सिंगल ट्रांजेक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। अब मान लो बच्चों एक फॉर्म में 3 पार्टनर थे, तीनों ने मिलके कॉन्टिन्यूइंग गारंटी दी, तीनों ने मिलके कॉन्टिन्यूइंग गारंटी वहां पर दी, ठीक है, 3 महीने की गारंटी थी, लेकिन 1 महीने बाद उसके फॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गया, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई मैं क्यों गारंटी दूंगा, मैं तो सिर्फ 1 महीना हो गया ना, 1 महीने की गारंटी में दे देता रहा, 2 महीने की गारंटी मैं नहीं लूंगा अब। इसका मतलब क्या हो बच्चों पे, कि जब फॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गया तो उस कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चों पे, यहाँ से पढ़ना है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, वो अगर कोई भी क्वेश्चन चेंज आता है रिवॉक्ड एज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना, कोई भी क्वेश्चन चेंज आएगा तो जितना लोन जा चुका है पास्ट डेप्ट के लिए उसके तो सारे परफॉर्म पार्टनर लाइबल होंगे, लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए वहां पर वो लाइबल नहीं होंगे जो वहां पे अलग हो रहे हैं। लीजिए बच्चों यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड द रेवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है बच्चों यहाँ पे, लास्ट टॉपिक बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया, दैट्स कॉल्ड द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों यहाँ पे, प्रॉपर्टी की यहाँ पे बच्चों एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट ऑन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी मतलब क्या बताना है, डेट कॉल्ड द पार्टनरशिप एसेट्स, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक, जॉइंट स्टेट, इन चीज़ों की यहाँ पे बात होती है बच्चों। एग्जाम में जब आएगा बच्चों यहाँ पे आपको 3 पॉइंट वहाँ पे आपको लिख के आने हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ आती है। देखो फर्स्ट वन क्या लिया यहाँ पे, जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी राइट है, जितने भी इंटरेस्ट हैं जो पार्टनर को मिले हैं इन द कॉमन स्टॉक एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उसको यहाँ पे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहा जाएगा। या फिर कोई भी प्रॉपर्टी राइट और इंटरेस्ट एक्वायर्ड और परचेज बाय द फर्म और फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस फर्म, वो भी यहाँ पर माना जाएगा। एंड फर्म की गुडविल को भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी यहाँ पर माना जाएगा। याद रखना बच्चों पे, फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितने भी उसके अंदर पार्टनर हैं, सब उस पार्टनर उस असेट्स के ज्वाइंट ओनर वहां पर ट्रीट किए जाएंगे। है, तो वो दे shall be called as a joint owner, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, all partners of the firm are the joint owner of its property and they have a right to hold and use the firm's property exclusively for the business of firm, वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो दिया गया था।
तो दैट्स द पॉइंट जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ बच्चों हमारी 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ 1 यूनिट आपकी रहती है, दैट इज द रजिस्ट्रेशन एंड द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। इसको मैं नेक्स्ट आपकी क्लास में कवर करूँगा। अभी पहले आपको ये प्रॉपर वे से रिवाइज करना है। 2 यूनिट जो मैंने आपको करवाई है, तो कौन कौन सी यूनिट मैंने करवा दी है? नेचर ऑफ पार्टनरशिप हमारी हो गई एंड रिलेशन ऑफ द पार्टनर हो गए हैं। इन दोनों बच्चों जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है वो यूनिट नंबर 2 पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो रहेगा। ओके बच्चों, टिल देन अभी पहले इतना इसको कवर करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसमें हम अपनी ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है हम उसको फिर कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।